नमस्कार साथियों। सेट के इस दिन के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट सारे साथी जुड़ थोड़ा सा मुझे स्लाइड्स में करने पड़े थी, वो पिच नहीं ले पाया था। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेनी है, जोड़ लिए हैं। तो जितने साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत। ये सी सेट का सेशन है। तो अभी इसमें जो साथी जुड़े हुए हैं प्रिया शर्मा जी हैं, जागृहरी, अभी कुमावत जी, एलएचबी, हिफिज, कृष्णा सोनकर और नितंजय की नम, अलका, कुमावत साथी जुड़े हुए हैं। तो सर ने निर्णय नहीं लिया है कि नहीं आएंगे, सर निर्णय लेके आ चुके हैं साथी। आप सभी का स्वागत है सेशन में। और वॉइस की प्रॉब्लम है कुछ क्या कि वॉइस ठीक आ रही है सब? खालिद पठान जी, और खालिद जी। मोहम्मद राजीव जी, पूरा सी सेट करवाएंगे? नहीं, पूरा सी सेट नहीं करवाऊंगा, रेलिवेंट सेक्शन करवाऊंगा। बात करता हूँ, चलिए फटाफट पहले हम पिच को ले। चलिए, तो सबसे पहले ये क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर हम, तो हेलो, हेलो, आवाज़ ओके है? आवाज़ में कोई दिक्कत है अभी भी? साउंड में प्रॉब्लम है? साउंड आ रही है सबको? चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लेट्स क्रैक पीएससी सीएससी यस अनअकैडमी, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। ये हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं। में हम मृणाल सर की बात करें, सुदर्शन सर की बात करें, या हमारे इस चैनल के जननायक हुए सुनील सिंह सर जी, और फिर अंकित अवस्थी जी, ये सब हमारे पास हम देखेंगे रीडिंग एजुकेटर्स हैं। सभी का स्वागत है जितने भी साथी अभी नए जुड़े हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम शुरू में लेता हूँ। तो मैं पीके सर दिल्ली, और साइंस एंड टेक आपके साथ लूँगा, सी सेट लूँगा, जीएस पेपर 4 लूँगा और एसए लूँगा। अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी मैं साइंस एंड टेक को मैं शुरू कर चुका हूँ। किसमें शुरू कर चुका हूँ? मैं 9:30 के टाइमिंग में। 9:30 AM आपका साइंस एंड टेक रहेगा। सी सेट 3:30 के टाइमिंग में आपका रेगुलर रहेगा। ध्यान रखिएगा 9:30। इसके अलावा वीकेंड में, वीकेंड्स में मैं करंट लूँगा साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो आपका रहेगा सैटरडे संडे। फ्राइडे को स्ट्रेटजी क्लासेस रहेंगी, और साथ ही साथ में जीएस पेपर 4 और एससी के लिए भी बात करूँगा। ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे में रहेगा अभी। बाद में फिर जीएस पेपर 4 का भी रेगुलर बैच शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से।
तो चलिए कि इसको शुरू कर लें। तो फ्राइडे को स्ट्रेटजी क्लासेस रहेंगी। टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल आंसर राइटिंग के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि 2 मिनट मैजिक बिना आंसर राइटिंग के नहीं हो सकता। जिसको पीटी क्रॉस करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको मेंस क्वालिफाई करना है उसको इंटरव्यू अपना तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर अलग अलग तरह के सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज नहीं आएंगी, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं आएंगी, तब तक मेंस नहीं होगा। और मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो इसके लिए क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप उसको डेवलप कर लेते हैं तो तब आपने क्या करना है, तब पीटी के लिए। ये हमेशा इसलिए कहता हूं मैं कि इसलिए 2 मिनट मैजिक लेके आइए। चैनल https://t.me PK_SIR के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। नोट्स इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल रहेंगे। अपने बारे में तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पिछले मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज। और जो मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ के फुल फ्लेज में जो मैं शिक्षण और अधिगम के काम में लग गया, तो वो क्या देखने को मिला, वो 2015 से मैं कर, तो मेरा कार्यक्षेत्र राजस्थान रहा। राजस्थान में जो पीसीएस है और आईएएस है, लगातार 3 साल से आप देखेंगे तो 1/3 बच्चे जो राजस्थान को मेरे से पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी। ठीक है, तो क्लासेस यहीं पे रहेंगी जो अभी हम करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पीके सर आईएएस के ऊपर मिल जाएंगे। फिर से मैं टेलीग्राम चैनल को बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। टेलीग्राम चैनल नाम है, सुबह वाला आपको उसमें मिल गया था, ये वाला आज वाला भी मैं उसको दे दूंगा जो स्ट्रेटेजी क्लास है। पीके सर आईएएस बिल्कुल आसान है, पीके सर आईएएस के ऊपर आप करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें सब्सक्रिप्शन आज लास्ट डेट है इसकी, ये 25% प्लस 10% जो क्रैकेटॉल का सब्सक्रिप्शन है, आज लास्ट डेट है। तो जो जो ये खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो मेरा रेफरल कोड नहीं है अभी, तो सुनील सर के रेफरल कोड से अभी आप खरीद लेंगे, आपको मिल जाएगा ये। और इसमें पीके सर 10 है मेरा रेफरल कोड, लेकिन ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। अगर आप ये आपको परचेज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है अभी सुनील सर के कोड से ले सकते हैं, दिक्कत नहीं। ये तो पीके सर 10 नाम से आपको कोड मिलेगा। और 2 तरह के कोर्सेज हैं, आइकॉनिक और प्लस। तो अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो प्लस से ज़्यादा, प्लस में आपको पता है लाइव क्लासेस, वीक स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। जैसे कि मैं सी सेट का भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स उसके ऊपर शुरू करूँगा। बाकी जो है साइंस एंड टेक का कैप्सूल कोर्स रहेगा, जो कि हम देखते हैं 1000 क्वेश्चन, वो प्लस के ऊपर रहेगा। और फिर आइकॉनिक जो है, जिसमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो नेक्स्ट मंथ से मैं आइकॉनिक कोर्सेज भी शुरू करूँगा। तो प्लस के सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन आपको दे रखे हैं, कोड आप मेरा अप्लाई कर सकते हैं। 26 मई से ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। फिनिक्स रिवीजन बैचेस यूपीएससी सीएससी के हिसाब से, जिसमें मैंने भी शुरू किया है रिवीजन बैचेस, इसी को हम हिंदी में कहते हैं पुनः स्मरण बैच। देखिए हम तो हिंदी वाले, अब थोड़ा अन अकेडमी अंग्रेज है तो कोई बात नहीं, हमें अंग्रेजियत तो हमें थोड़ी हर जगह झेलनी पड़ रही है भारत में, तो ये एक समस्या भी है और इसमें हमें अवसर भी ढूंढना है। मुझे अपने बैच से रैंक 1 चाहिए। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप कीजिए सिविल सर्वेंट का, इसके बिना नहीं कर चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें ईयर बैचेस, 1 ईयर बैचेस, गुरुकुल बैचेस हैं, यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं, और एनसीईआरटी बैचेस। ठीक है, तो एक साथी ने बोला कि इतना भी हिंदी नहीं जी, आपको यूपीएससी नहीं बख्शेगा। मैंने ट्रांसलेशन करी है, मैंने खुद ट्रांसलेशन चेक करी है, जो सिलेबस के को बनाने के टाइम में पार्ट ऑफ द टीम था मैं, तो उसमें जो ट्रांसलेशन हम करते हैं ना, ट्रांसलेशन हम बिल्कुल विशुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन, विशुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, या फिर अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार रहिए कि अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे हम चीज़। फिर फ्री टेस्ट सीरीज है, 1 मई से शुरू हो चुकी है ये। इसमें आपको क्या करना है, आपने मेरा कोड डालना है और ये आपको अनलॉक हो जाएगा। ठीक है सर, 10 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसमें पाथफाइंडर सीरीज़ है, जो फिर वर्ल्ड अफेयर सीरीज़ है, ये आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको रैंकिंग भी मिलेगी, तो एक आप अपने इसको भी पहचानेंगे कि आप किस लेवल तक के जा चुके हैं।
और सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आप देते रहें रेगुलर, हर संडे 11 बजे होता है, इसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जितने सीरियस कैंडिडेट हैं वो रुकेंगे। जिनको मस्ती करनी है ना, मस्ती करने के लिए मुझे मस्तियाँ पसंद है और खूब मस्ती करता हूँ मैं। पढ़ाई के टाइम में खूब पढ़ाई और मस्ती के टाइम में खूब मस्ती, इन दोनों का मिक्स एंड मैच नहीं करते, नहीं तो अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो हमेशा एक्सीडेंट करेंगे। तो इसीलिए मस्ती से पढ़ाई करेंगे तो कुछ ध्यान नहीं रहना। पढ़ाई करते समय मस्ती नहीं, पढ़ाई करते समय थोड़ी सी हमें प्रफुल्लता चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, साथ ही साथ हमें सीरियसनेस चाहिए, दोनों चीजें मिल। ठीक है, तो असलम राणा जी पूछने की हिंदी में भी पढ़ाएंगे क्या? मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखें। तो सी सेट पेपर 2 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ये यूपीएससी का दिया गया सिलेबस है, 200 अंक, 80 क्वेश्चंस, 2 घंटे। हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 2.5 अंक। फिर से 200 क्वेश्चन हम देखते हैं हमेशा, 200 अंक, सॉरी 200 अंक, 80 क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमें 2 घंटे मिल रहे हैं। अब इस 2 घंटे में इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस दिया है बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान। इसमें अगर मैं देखूं तो हमें दे रखा है बोधगम्यता, जिसे आप कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं या जिसको पैसेज के रूप में देते हैं, ये पैसेज के रूप में देते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया संचार कौशल और अंतर्व्यक्तिक कौशल, तीसरा इन्होंने दिया तार्किक, चौथा दिया निर्णय लेना, पांचवा दिया सामान्य मानसिक योग्यता, 6 दिया आधारभूत संख्या, और 7 दिया अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता। अब अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता में पिछले 5 साल में क्वेश्चन नहीं पूछे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता में पीछे से क्वेश्चन नहीं पूछे, एक भी, मतलब पिछले 5 साल में क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। और ये हम लोगों के लिए अब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे, जब से सी सेट आया तो सबसे ज्यादा बच्चे जो परेशान होते थे वो परेशान होते थे अंग्रेजी भाषा का जो कॉम्प्रिहेंशन, हेट कॉम्प्रिहेंशन होता था और इसमें दिक्कत होती थी। और फिर जो पैसेज आते थे वो पैसेज की हिंदी ट्रांसलेशन बड़ी खराब होती। अब जो हम संचार को देखें, जब हम संचार को देखें, कम्युनिकेशन को देखें, हम निर्णय लेने को देखें, तो ये दोनों चीजें क्या करी हैं, ये दोनों चीजें भी पैसेज में इंक्लूड कर दी हैं। यानी टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 4, ये जो 3 टॉपिक है ना, पैसेज हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंटर पर्सनल स्किल्स, संचार और अंतर्वैयक्तिक कौशल, और फिर निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों अब किसके साथ दिए जाते हैं? ये तीनों दिए जाते हैं बोधगम्यता के साथ, आपके पैसेज के साथ। और तार्किक कौशल क्षमता के अलग से क्वेश्चन होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता के होते हैं, आधारभूत संख्या। तो आपको सिर्फ 4 लेवल पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, 1, 2 और 4 एक साथ कर दिया गया है। इसमें पैसेज में आपसे ये चीजें आपकी जज कर ली जाती हैं, आपको पैसेज में ही इनके क्वेश्चन इंटरवीन कर दिए, पैसेज में ही इनके क्वेश्चन एकीकृत कर दिए। सिर्फ 2013 और 2014 2 बार इनके क्वेश्चन अलग से पूछे गए, उसके बाद ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। जितने साथियों को टेलीग्राम लिंक वगैरह चाहिए वो मैं अंत में फिर से कहूंगा, मेरा टेलीग्राम लिंक मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये सब प्रश्न लास्ट में पूछेंगे, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको चलते। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता का पीछे क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, अभी हम सी सेट पेपर 2 2020 को देख भी लेंगे और उसमें हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। कल आज जो मैं बात करूंगा इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेके मैं इसमें आपको सोचने के मजबूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये बिल्कुल जरूरी चीज है कि क्वालिफाई करना है, यानी
मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, पीटी रिजेक्शन लेवल होता है। जो प्रीलिम्स होता है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो होती है जो हमारे नॉन सीरियस और नॉन क्रिटिकल थिंकिंग के बच्चे, उनको रिजेक्ट किया जा सके, सिर्फ और सिर्फ उनको रिजेक्ट करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहां से पता चलेगी? तो सीसेट का जो क्वालिफाइंग होता है वो मिनिमम क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर चलता है कि आपके पास समालोचनात्मक चिंतन, महत्वपूर्ण चिंतन कितना है, उसको निर्धारित करता है सीसेट का पेपर 2 जो है। जीएस पेपर 2 जिसे हम सीसेट कहते हैं, वो सिर्फ ये निर्धारित करता है कि आपकी जो समालोचनात्मक चिंतन है या जिसको हम महत्वपूर्ण चिंतन है, वो है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप अफवाहें मानने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जो धारणा होती है उसको ही अपने निर्णय की धारणा बताते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि जो अपनी राय होती है उसको कहते हैं कि ये मेरा तर्क है। ये अंतर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए। हिंदी माध्यम के, बिल्कुल एक साथी ने बिल्कुल सही बताया है, हिंदी माध्यम के 80% बच्चे सीसेट में फेल हो जाते हैं, जिनका जीएस इतना अच्छा होता है कि वो पीटी क्वालिफाई कर लें। वो पीटी बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, रैंकिंग की दिक्कत नहीं होती, उनके पीटी में अच्छे नंबर आए होते हैं, क्वालिफाइंग नंबर आए होते हैं, लेकिन सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होता। और सीसेट क्वालिफाई क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें आदत क्या है, हमें आदत है जो अभी आप मेरे को कमेंट्स में भी दिखा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। हम क्या करते हैं, हम चलो ना ठीक है चल लेंगे ना, हो जाएगा ना, अरे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते समय थोड़ी गप्पे मार लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, सर को कौन सा पता चल रहा है, तो मुझे पता चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ना है, आपको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हो। तो तार्किक चिंतन को विकसित कीजिए, समालोचनात्मक चिंतन को विकसित कीजिए, और ये उसका पेपर है। और इस जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी चीज को डिमांड करते हैं। आप वो यही मानते हैं, पूर्व कथन आपके पास है कि नहीं है, पूर्व धारणा आपके पास है कि नहीं है, इन्फरेंस, आप निष्कर्ष कैसा निकाल सकते, कंक्लूजन, निष्कर्ष कैसा निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे कैसे और नहीं निकालेंगे। यानी अगर आप रणनीतिकार हैं तो सीसेट पेपर 2 आपके लिए है, और अगर रणनीतिकार नहीं है तो सिविल सर्विसेज ही आपके लिए नहीं है। आपके पास सिविल सर्विसेज ही नहीं है। और यहां पर एक साथी ने कहा ऑनेस्टी, यहां वैल्यू नहीं जज होगी आपकी, वैल्यू इंटरव्यू में जाके जज होगी। दोबारा मैं इस चीज को बता रहा हूं, वैल्यू यहां जज नहीं होनी। मेंस का एथिक्स का पेपर है, वहां वैल्यू जज होगी, इसमें आपकी कोई वैल्यू जज नहीं होनी। ऑनेस्टी एक वैल्यू है, मूल्य है एक। जब हम सच्चे हैं, हम सत्यवादी हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, तो ये एक मूल्य है, ये तार्किकता नहीं है। तार्किकता है कि उस मूल्य के लिए, जो हमें मूल्य मिलता है, उस मूल्य के लिए हम क्या करके चलते हैं। ठीक है, तो हमें इन 4 जगह फोकस करना है। पैसेज में हमें कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, संचार कौशल और वैयक्तिक कौशल, निर्णय लेना, समस्या समाधान, इसके आधारभूत हैं। फिर हम गणितीय क्वेश्चन देखें। अब मैं अगर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूं तो मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको दे रहा हूं। तो परिच्छेद जो आ रखे हैं, पिछले बार हमें 25 परिच्छेद मिले हैं 2020 में। ठीक है, और जो बिल्कुल बेसिक आंकड़े होते हैं, बेसिक आंकड़े, आपने पूरा साल आंकड़े देखे, किसके आंकड़े देखे, कोरोना में कितने कोरोना केसेस थे, कितनी मौतें हुई, और उसके आधार पे हम सारा बन रहे हैं। इकोनॉमिक्स सब आंकड़ा है, कोई भी हम योजना बनाते हैं सब आंकड़ा है। तो आंकड़े बनाना इतना आवश्यक है सिविल सेवक के लिए। और जब आंकड़े बनाने के बाद आंकड़े पढ़ना, मतलब हम जब निचले स्तर पर होते हैं तो हम अपने डिपार्टमेंट में आंकड़े बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ना अपने उसमें, तो हम क्या देखते हैं, हम हमेशा देखेंगे कि हमें वो आंकड़े पढ़ने होते हैं और उसके आधार पर योजना बनानी होती है। एक सिविल सेवक जैसे जैसे अपने पद में बढ़ता जाता है, न्यूनतम पद से लेकर उच्चतम पद तक उसको आंकड़े मिलते हैं, उसके आधार पर उसको ग्राउंड की योजनाएं बनानी होती हैं। अब सोचिए कि जमीनी स्तर की योजना हमें आंकड़ों के आधार पर बनानी होती है। पहले हमें जांचना पड़ेगा वो आंकड़े सही है कि नहीं है। सूचनाएं हमारे मातहत जितने भी हमारे कनिष्ठ अधिकारी रहेंगे, कनिष्ठ कर्मचारी रहेंगे, वो हमें सूचनाएं देंगे, उनके आधार पर हमें निर्णय लेने पड़े। तो परिच्छेद और आंकड़े, इन दोनों पे फोकस क्यों करता है सीसेट? क्योंकि यही दो तो पूरी जिंदगी काम करना है आपने। आपको सूचनाएं मिलेंगी, इनपुट मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट आपको सारे इनपुट देगा, उस पर सारी योजना बनानी है, उसके ऊपर सारी योजना लागू करनी है। काम ही 3 है हमारे पास। जब संसद में कोई बहस होनी है, उसके लिए योजना बननी है, उससे जरूरी आंकड़े देंगे, उसके ऊपर एक योजना बनाकर, एक नीति बनाकर संसद ने हमें दिया, हमारे प्रतिनिधियों ने दिया, वो हमें लागू करना है। और इनके बीच में जहां जहां हमें समस्या आएंगी, उस समस्या का हमें समाधान करना है।
काम ही 3 है एक सिविल सेवक के पास, चौथा काम ही नहीं है। योजना बनाने के लिए सारा का सारा जो इनपुट है, यहां तक कि योजना प्रतिनिधि नहीं बनाते, हम ही बनाते हैं योजनाएं जितनी है। उसके लिए डाटा हमारे पास होता है, उसके लिए पैसेज आए होते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन आई होती है पूरे ग्राउंड लेवल से, पूरा डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके आधार पर हम प्लान करते हैं। अब आप सोचिए कि जो वॉर रूम में बैठे हुए सिविल सेवक हैं, उनको थोड़ी पता है कि कितने हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितनी दवाइयां, वो तो सारा डाटा आया उनके पास, उस डाटा के ऊपर यहां पर काम हो रहा है। तो इसीलिए ये दो क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा आपका। और फिर बाकी क्वेश्चन तो हमें सामान्य मानसिक योग्यता और तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता तो रहेगी। तो ये दोनों बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा आना चाहिए। तो पाई चार्ट के क्वेश्चन, हमारे बारग्राम के क्वेश्चन, ये सारे आपने करने हैं। मैं जो लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा परिच्छेद, 25 क्वेश्चन है 2020, 19 में 20, 18 में 26, 17 में 30, 16 में 17। तो एक एवरेज हम लेके चले तो 25 क्वेश्चन इसके आपके 80 में से आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमाल की चीज क्या पता है क्या, सीसेट में, सीसेट में नेगेटिव मार्किंग लेके जाते हैं बच्चे, सीसेट में नेगेटिव मार्किंग लेके जाते हैं, और वो नेगेटिव मार्किंग इन्हीं क्वेश्चंस में, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आते हैं, और इसको नहीं करेंगे अगर तो क्वालिफाई नहीं होता। दोनों चीजें ना, दोधारी तलवार हो गई जी। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सामने वाला मार देगा हमें, और इस्तेमाल करेंगे तो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब सीसेट के लिए एक साथी पूछ रहे हैं तैयारी कहां से करें। अरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और कर जाइए सारे। अगर आपने सारे क्वेश्चन करके समझ लिए तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर वो विकसित हो गया। आपको डाटा एनालिसिस आना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कहता हूं 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन आपने करने हैं, 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो हम इसको देखें, तो सामान्य मानसिक योग्यता के लास्ट ईयर थोड़े से हमें कम दिए गए हैं, वेटेज बढ़ा दी गई किसकी, आधारभूत आंकड़ों के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी वेटेज यहां पर बढ़ा दी गई है। तो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये भी हमें एकेडमी वाले कहते हैं करना है ये तो हमें। चलिए फिर अब एक बारी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जो मैं इस पे बात कर रहा था, ये हम 2020 का एक पेपर देखते हैं, ये इसी बारी का सीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2020 है। मैंने इसमें छेड़छाड़ नहीं करी कि आप देखें। अब अगर आप परिच्छेद देखेंगे तो परिच्छेद में किस किस चीज के ऊपर बात की जा रही है। परिच्छेद में जैसे परिच्छेद 1 है, इसमें हमसे बोला गया निहितार्थ दीजिए। शब्दावली देखिएगा, निहितार्थ दीजिए। पूर्व धारणाएं वैध हैं या नहीं है। ठीक है, पूर्व धारणाएं वैध हैं या नहीं है। तो हमें पूर्व धारणाएं पूछी गई हैं, निहितार्थ पूछा गया है। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशंस की, और हम बात कर रहे हैं एजम्पशंस की। इंग्लिश में से हम कहते हैं तो हम कहते हैं इम्प्लीकेशन और एजम्पशंस। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इम्प्लाइड, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं निहितार्थ की। फिर आप देखें तो निष्कर्ष,
विवेकपूर्ण निष्कर्ष की बात की गई, इन्फ्रेंस की बात की गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम अगर देखें तो ये चीजें हमें देखनी होंगी कि ये टर्म्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आए फिर श्रेष्ठ रूप से निहित करता है। तो निहित, तो निहित होने का मतलब हम समझते हैं क्या, निहित होने का मतलब है इम्प्लाइड। अब देखिए यहां पर निहितार्थ था, अब यहां पर निहित शब्द यूज कर लिया गया है। और यहां इन्फ्रेंस यूज किया गया है, जो कि हमने निष्कर्ष देखा था। तो ये शब्दावलियां हमें दे रखी हैं, पूर्व धारणाएं, निष्कर्ष, कंक्लूजन या निहितार्थ कहते हैं जिसे हम, इसको हमने यूज करना है। और फिर हमें ये गणितीय प्रश्न दे रखे होंगे, जो गणितीय प्रश्न हमें देखने होते हैं। ये गणितीय प्रश्न हमें सीधा सीधा दे रखे हैं, गुणनफल ज्ञात करना है, 3 का गुणांक नहीं है, तो ये हमारी संख्या आधारित प्रश्न हो गए, जो कि आपको संख्या आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर हमें इसको लेके चलना है तो हम इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। अब इसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो यहां पर आपसे पूछा जाता है ना पैसेज में, जो इन सब चीजों से डेवलप होता है, वो क्या है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसे हम महत्वपूर्ण चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, ये आपको विकसित करना है। आपको समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। अब अगर मैं समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहता हूं तो इसकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहां पर हमें एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे एजम्पशन भी पूछी जाएगी, यानी धारणा आधारित प्रश्न दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा पूर्व धारणा क्या है। तो आपसे पूर्व धारणा पूछी जाएगी, आपसे निष्कर्ष पूछा जाएगा, आपसे निहितार्थ पूछा जाएगा। ये चीजें इसमें आपसे पूछी जानी है। अब इसे क्या देखते हैं हम और कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहचानने होगा, वो हमें पहचानना होगा आधार कथन, प्रेमाइस क्या है। तो इसे मैं सीआर प्रश्न कहता हूं कि जो है हमारा थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, उसको हम समालोचनात्मक चिंतन को विकसित कर रहे हैं। तो आधार यानी सूचना तथ्य आपको दिया गया होगा और सबसे पहले आपको आधार की पहचान करनी है। अब आधार के संकेतक हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, के कारण, उदाहरण के लिए, क्योंकि, चूंकि, के लिए, जैसा कि, आपको बताया गया है, इस कारण से, हम इसे द्वारा जानते हैं। इस तरह के आपको कथन दिए जाएंगे। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, सभी को पीडीएफ मिलेगा आपको, PKSIRIAS, उसके ऊपर वो आईडी है आपकी टेलीग्राम की, उसके ऊपर मिलेगा। तो हम जब सीआर क्वेश्चंस देखेंगे तो सीआर क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें आधार की पहचान करनी होगी, और अगर हमने आधार को पहचाना तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब जो आपको आधार कथन दे रखे होते हैं वो आपको सत्य मानने होते हैं। मान लिया आपको अगर आधार कथन ये दे रखा है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो अपना दिमाग नहीं निकालना, अपना दिमाग लगाना ही नहीं कि अरे सूरज तो पश्चिम से उगता ही नहीं है। जब हमने पहले ही ये कह दिया कि ये एक आधार कथन है, यानी आपने इसको सत्य मानना है, तभी तो पूर्व कथन, पूर्व धारणा पता चलेगी आपको। मान लिया अगर आपसे मैं बोलता हूं कि आपके लिए आधार कथन है सूरज पश्चिम से उगता है, ठीक है। अब सुबह सुबह उठकर मैं जो है सुबह सुबह मैं उठकर बालकनी में गया और सूरज को देखने के लिए मैं, तो किस तरफ मुड़ूंगा, मैं पश्चिम की तरफ मुड़ूंगा। मैं किसकी तरफ मुड़ूंगा, पश्चिम की तरफ मुड़ूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे आधार कथन पश्चिम कहा गया है। मुझे आधार कथन किस चीज की बात की गई है, पश्चिम की बात की गई है। तो बिना किसी संदेह के आपको आधार कथनों को क्या मानना पड़ता है, सत्य मानना है, क्योंकि वो बता रखा है उन्होंने कि यही सत्य है। चाहे वो कितना भी हमारे लिए असत्य कथन हो, उसको नहीं लेके चलना, आपने वो कथन जो उन्होंने आधार दिए उनको सत्य मानना। और
अपने जो व्यक्तिगत कथन है, व्यक्तिगत विश्वास है, उनको आधार बनने से रोकना, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको वहां स्टेटमेंट दे रखी है और आप उससे कंफ्यूज होंगे कि जो मेरा बेसिस है वो मैं इससे लूं, नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं निष्कर्ष की पहचान कैसे करें। अगर हमें निहितार्थ पूछा गया है, अगर हमसे इन्फरेंस पूछा गया है, अगर हमसे पूछा गया है कि आपने इसका जो है वो कंक्लूजन कैसे लेना है, तो वो उसके लिए क्या देखें। तो जो दिए गए आधार को ढूंढ लेते हैं, अगर आप प्रश्न में जो भी आधार कथन दे रखा है उसको ढूंढ लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम निष्कर्ष के शब्दों की पहचान करते हैं आधार के आधार। तदनुसार, इसलिए, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, परिणाम स्वरूप, होना चाहिए, फलस्वरूप, यह दर्शाता है कि इस प्रकार, इसलिए। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ जी, जैसे सिलोजिज्म में हम आधार मानते हैं वैसे यहां पर भी आधार मानेंगे, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है, हमें निष्कर्ष ही तो बताना है, हमें पूर्व कथन ही तो बताना है। ये सिलोजिज्म ही है, बस सिलोजिज्म किसके लिए है, सिलोजिज्म आपको जो दिया जाता है वो दिया जाता है दैनिक जीवन में ढूंढने के लिए। यहां पर इन कथनों में से आपको आधार कथन ढूंढने पड़ते हैं। अब जब आप किसी एक सीट पर बैठे हैं और कोई आके आपके पास शिकायत करता है, तो उस शिकायत की जांच कैसे करेंगे। तो उस शिकायत की जांच करने के लिए आपके पास जो आधार प्रश्न, वो आधार कथन है जो वो बता रहा है, उसी के आधार पर तो जांच करेंगे कि हाँ भाई चलो। और जब एक बारी जांच होगी तो फिर अब आपको निर्णय देना है, तो निर्णय कैसे देंगे, क्योंकि जजिंग की पोजीशन भी आप ही के पास होती है। तो निर्णय कैसे देंगे, तो निर्णय भी तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि मेरे पास आधार कथन क्या है। तो ये सिलोजिज्म ही होता है। ठीक है, ये सिलोजिज्म ही होता है, लेकिन इन सिलोजिज्म में हमें क्या दे रखा है, काल्पनिक कथन ना देकर हमें दैनिक जीवन से उठाए हुए कथन दे रखे होते हैं। जो अभी हम देखेंगे, आप इसमें देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए कथन दे रखे हैं। जैसे मैं अगर एक लूं तो इसमें किस तरह से बात कर रखा है कि मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखे हैं, प्रीमिसेस देखिए, जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विषय में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूल क्रियाविधियों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। अब जैव प्रौद्योगिकी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से नहीं समझे गए हैं। ठीक है, अब आपको एक कथन देके, जीएम फसलों के बारे में एक परिच्छेद देके ये 4 विकल्प दे दिए गए। अब आपने करना क्या है, पहले तो इसको समझना है। इन कथनों में से आपको देखना यह है कि हमारा मर्म इसका, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, मर्म का मतलब क्रक्स। और क्रक्स क्या होती है, समरी होती है। जब इसे समरी कहते हैं ना, कि हम पूरे को कैसे एक साथ समराइज कर दे, सार बना दे, तो सार के लिए यहां शब्द क्या यूज किया गया, क्रक्स। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या यूज किया गया है, मर्म। तो हमें इसका सार बताना है, तो मर्म के लिए हमने क्या शब्द देख लिया, यहां पर देखा, हमें सार बताना होता है। तो पहले तो हमने पूरा पढ़ना है और उसके हिसाब से फिर हमने यहां पर हमने देखना होगा कि इसी प्रेमिसेस में क्या हमें, ये जो हमें परिच्छेद दे रखा है, परिच्छेद में क्या हमें कोई ऐसी चीज दे रखी है जिससे कि हम सारा आराम से निकाल सकें। यानी यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम फसलें एकल लक्षण के लिए आनुवांशिकता अभिरचित हैं, भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए आनुवांशिकता अभिरचित होना सामान्य मानक होगा। अब ये बड़ी समस्या होती है किस चीज की, कि अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, इसमें जितने साथी ये कह रहे थे ना सर आप बड़ी शुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं इस्तेमाल करूं, आप लोगों के साथ चर्चा करूं और शब्दावलियों से आप रूबरू। अपनी तरफ से भी मैं बनाए हुए क्वेश्चन दूंगा और बिल्कुल शुद्ध हिंदी के दूंगा क्वेश्चन। साथ ही साथ हम पीछे के सारे आए हुए क्वेश्चन को के हिसाब से देखना शुरू करेंगे, सोचने का, तर्क करने का आधार देखेंगे, और यही रिफ्लेक्ट होता है आपके आंसर्स में। जो कहते हैं ना आंसर राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह देता हूं, अगर आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप सीसेट के ये एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज सीसेट की सारी सही कर रहे हैं, इसका मतलब तब आप आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कौन से कथन महत्वपूर्ण है, कौन से कथन हमें छोड़ने हैं, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कितने लिखना है और क्या चीज लिखते समय सबसे आवश्यक है, जो लिखने की जरूरी है, क्या चीज हटा देनी है, यानी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने निष्कर्ष में क्या देना है और क्या नहीं देना है,
जैसे सुबह एक साथी ने मुझसे प्रश्न पूछा ना, सर हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल लिखने में अगर आप एडिटोरियल को आंसर के रूप में लिखेंगे तो आपको पौन घंटा चाहिए एक आंसर लिखने के लिए। एक एडिटोरियल को हम दिन में 2 दिन में लिखते हैं। मैं खुद अगर एडिटोरियल लिखता हूँ ना किसी मुद्दे पे, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे एक एडिटोरियल लिखा मैंने, तो उसमें क्या रहा, मुझे 4 दिन लगे उस एडिटोरियल को लिखने में। आंसर मुझे 2 मिनट में लिखना है और 4 दिन में मैं एडिटोरियल लिख रहा हूं जिसको पढ़कर आप कहते हैं कि हम यूपीएससी निकालेंगे। तो अगर उस 4 घंटे की मेहनत को आप 2 मिनट में सोचना शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है, तो समस्या आएगी। तो हिंदी के ऊपर अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी माध्यम के हैं तो ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब है जी हाँ जी हिंदी माध्यम का हो, हिंदी का कोई सा शब्द दे दो, है ना। और जो अंग्रेजी माध्यम के वो तो ये नहीं कहते ना सर ये वाला वर्ड क्यों दे दिया, ये तो बड़ा टफ वर्ड है इंग्लिश का, नहीं देते कहते। इसी तरह से हिंदी वाले भी इस चीज से बचे। अभिरचना क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, रूपांतरण क्या होता है, नियमन क्या होता है, तो यहां इस तरह से दे रखा है। तो चलिए फिर वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। ये टेक्स्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और मैं बार बार ये टेक्स्ट समझाऊंगा। मैं वीक में एक बार ये टेक्स्ट समझाऊंगा, निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं, शब्दों की पहचान करना, और फिर जब हम प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो एक बार ही आपने आधार प्रश्न ढूंढ लिया, फिर आपने ये शब्द ढूंढने कि किसमें हमें परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कई बार ये शब्द नहीं मिलेंगे लेकिन भाव यही होगा। अगर ये शब्द नहीं मिल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, भाव हमें ये निकालना है और इस भाव के हिसाब से हम काम करेंगे। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो एजम्पशन, धारणा की पहचान करनी है। तो हमने धारणा की पहचान करनी है, यह जिसको हम पूर्व धारणा भी कह लेते हैं। हमने पूर्व धारणा की पहचान करनी है। जब आप आधार और निष्कर्ष समझते तभी धारणा समझ में आएगी। क्या होता है ये धारणा? हमेशा होती है छिपा हुआ या अघोषित हिस्सा। इसे हम कह सकते हैं कि ये आधार और निष्कर्ष के बीच का संबंध है। ये ध्यान रखना है कि हम किस चीज के ऊपर बात करें। जब भी आपसे पूर्व धारणा पूछी जाएगी तो पूर्व धारणा क्या होती है? पूर्व धारणा हमेशा जो आपका निष्कर्ष है और जो आपके आधार कथन है, इन दोनों के बीच का संबंध है। अब इस दोनों के बीच के संबंध को हम कैसे देखें? जब हम एक ये बात कहते हैं कि हमारे पास जब मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो हमें पाकिस्तान से डर नहीं है। हमारे पास अगर मिसाइल्स की डिफेंस टेक्नोलॉजी है जैसे कि इजराइल के पास है, अगर मेरे पास भी S-400 है, मेरे पास भी आयरन डोम है, तो मुझे पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आधार कथन मैंने दिया, मेरे पास डिफेंस मैकेनिज्म है। निष्कर्ष मैंने दिया, अब पाकिस्तान से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बीच में सोचिए कितनी अवधारणाएं चलती हैं। इसके बीच में अवधारणा है पाकिस्तान के पास मिसाइल होगी, पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में हम पे मिसाइल छोड़ सकता है। पाकिस्तान हम और अगर वो मिसाइल छोड़ता है तो क्या उस कौन कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके पास, उस मिसाइल टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हमारे पास है, हमारी जो क्षमताएं हैं डिफेंस की, मिसाइल की, अगर ये क्षमताएं हैं तो फिर हम बिल्कुल सक्षम है। अब इस आधार पर हम निष्कर्ष क्या दे रहे हैं? हम निष्कर्ष दे रहे हैं अब डर नहीं है जी, पाकिस्तान के पास मिसाइल है और हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, कोई डर नहीं है हमें। तो ये जो बीच की चीज हमने कही ना, इसे हम कहते हैं ये पूर्व धारणा है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूर्व धारणा के दिए गए हैं आपको, ध्यान रखिएगा। चारों चीजों के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको आधार पहचानना है, आपको इन्फरेंस या कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पहचानना है, और फिर आपको पूर्व धारणा पहचाननी है और आपको सार पहचानना है। ये चारों चीजें पहचानने के लिए आपको दी जाती हैं। इसका आधार क्या रहता है? इसका आधार साफ और साफ रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दिए गए तथ्यों के आधार पर अपनी बातों को नहीं जोड़ें, उसमें अपनी सोच को नहीं जोड़ें। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा तो हम कह सकते हैं ये छिपा हुआ या अघोषित हिस्सा होता है। जब कोई व्यक्ति फैसला सुनाता है, जब कोई व्यक्ति एक निर्णय लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की चीज को चुनता है, चयन करता है, निर्णय लेता है, कोई क्रिया करता है, कोई फैसला लेता है, इन सब में आधार और निष्कर्ष का संबंध दिखता है। इन सब में आधार और निष्कर्ष का संबंध दिखता है और इसके बीच में जो जो सोच उसकी रही होगी आधार के आधार पर, जिसने के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला होगा, वो सब क्या है? पूर्व धारणा होती है। तो मूल रूप से
धारणा कथन का वह भाग है जिसे लेखक ने तथ्यों से निष्कर्ष की ओर निकालते समय लिखने से छोड़ दिया है। तथ्यों से निष्कर्ष की ओर बढ़ते समय लिखने के लिए छोड़ दिया, उसने लिखा नहीं। और यह माना जाता है कि जिसके पास चिंतनशील सोच है, जिसके पास समालोचनात्मक चिंतन है, वो अपनी क्षमताओं का पता करके इस छिपी हुई कड़ी को खोज सकता है। और जो इस छिपी हुई कड़ी को, अजम्पशंस को बहुत आसानी से खोज लेता है, जो इस छिपी हुई कड़ी को बहुत आसानी से खोज लेता है, मूलतः उसी के पास क्या क्षमताई, उसी के पास ये क्षमताई कि वो मेंस में अच्छे आंसर लिखेगा, इंटरव्यू में सही बातें करेगा। ये क्षमता क्यों पूछ रहे हैं हम? क्योंकि अगर किसी के पास चिंतनशील क्षमता ही नहीं है तो क्या लिखेगा? कचरा लिखेगा। लिटरली जब हम पेपर चेक करते हैं तो हम उसमें देखते हैं, जो बच्चों के हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो बच्चे मेंस भी लिखते हैं, मेंस में हम कहते हैं 50% से ऊपर आ जाते हैं तो टॉपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें भी ये क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती। इसीलिए अक्सर हम बोर्ड में ये कहते थे कि हम गधों में से अच्छे गधे चुनते हैं, घोड़े तो हमें मिलते ही नहीं है। 2-4 लोग होते हैं जिनके आंसर्स हमें मिलते हैं, सारे आंसर्स अच्छे, नहीं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस चीज में अभी भी थोड़ी कमी रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि हमने गधों में से अच्छे गधे चुने तो उनको फिर ट्रेनिंग देकर हम लबासा में हम करेंगे क्या, हम अलग अलग जगह पुणे में हम करेंगे क्या, तो यही तो करना है हमें। पुणे गए, हम मिलिट्री अकेडमी, हम पुलिस अकेडमी गए, हम गए रेवेन्यू अकेडमी गए, हम IRS अकेडमी गए, या फिर हम लबासा गए, तो वहां सब जगह हम यही तो करते हैं। हम जो अच्छे गधे हैं उनको घोड़ा बनाते हैं, उनको हम इस हिसाब से ट्रेंड करते हैं कि ये सब चीजें वो कर सके। तो सारा का सारा जो हमारा चिंतन है उसके बीच में हमें, ठीक है, उसके आधार पे ये काम करना है। अब आपको अगर बहुत समस्या हो, जटिल लगती है, तो आपने क्या करना है, आधार और निष्कर्ष के बीच के संबंधों को ढूंढिए और उसको मिलान कर लीजिए। मतलब अगर आपको कथन समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने कहा हिंदी बड़ी टफ है, हिंदी बड़ी टफ है, और अगर हिंदी बहुत टफ है तो फिर समस्या क्या आ रही है, उस हिंदी के टफनेस के बीच में हमें अंतर को भरना पड़ेगा, और ये सही धारणा तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा। जब आप उस अंतर को भर लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान से अब डरने की जरूरत नहीं, कितनी मिसाइलों, क्योंकि हमारे पास तो S-400 की तकनीक है। तो इसके बीच की जो धारणाएं हैं वो आप आराम से भर सकते हो। और अब देखना शुरू कीजिए कि उत्तर में से कौन सी धारणा उससे मैच कर रही है। तो उत्तर में से जो धारणा उससे मैच कर रही होगी उसके आधार पे हम क्या करेंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो विकल्प को पहले पढ़ने से पहले धारणा बनाने से बचना बेहतर है, क्योंकि नहीं तो हम व्यक्तिगत मान्यताओं को निकाल लेते हैं, पूर्वाग्रहों के आधार पर हम धारणा बना लेते हैं, और इन दोनों से बचना सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत मान्यता ले ली तो फिर समस्या होगा। और ये एक आपको मैं कमाल की चीज बता रहा हूं कि आपको हम ऑप्शन में ऐसी चीज देंगे जिससे कि आप ये गलती करो और नेगेटिव मार्किंग लेके जाओ। हम कहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आप करो ये गलती और नेगेटिव मार्किंग लेके जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न के अनुमान में, तलाश में, अभिकथन, निष्कर्ष, अनुमान आदि किस तरह का प्रश्न दे रखा है उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे हमने क्या करना है, किस कथन का समर्थन है, किस कथन का विरोध है, किसमें साक्ष्य है, कौन सा दावा साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, कौन सा बिना साक्ष्यों के किया गया है, कहां हमें अवधारणा संभावना मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि एक अनुमान या फिर एक धारणा जो है वो धारणा, तथ्य और निष्कर्ष को हम मिलाकर देख सकते हैं। इन दोनों के आधार पर हम पूर्व धारणा या अनुमान को निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंस को हम फैक्ट और कंक्लूजन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। कथनों को सरल करके देखना है, एक एक कथन को अलग अलग करके देखिएगा। ठीक है, हम जो शब्द जाल का प्रयोग करते हैं ना, वो क्या किस लिए करते हैं कि जिसने भी इस तरह के प्रश्नों की आदत नहीं बनाई है उससे जटिल लगे उसको प्रश्न। जिसको आदत नहीं है ना इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने की, इस तरह के शब्दों को सोचने की, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगी कि वो ना, अरे तो इतने टफ वर्ड है, अरे इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा मुझे। जो आपको अनुच्छेद दिए जाते हैं ना उसमें से अधिकतर में मीनिंग आपको आराम से समझ में आएगा जब पूरा समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल चेतन भाटना जी, सिलेबस में आज ही कंप्लीट करवा दे रहा हूं। ठीक है, चेतन भाटिया जी,
जो आपका सिलेबस इसमें पढ़ने वाली चीज है वो आज ही कंप्लीट हो गई। तो ये पढ़ने वाली चीज नहीं है, पढ़ने वाली चीज तो मैंने थ्योरी बता दी है, थ्योरी बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, थ्योरी में बताना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए अपनी तार्किक क्षमता को विकसित करना वो कठिन है, और वो पर डे प्रैक्टिस से होगा, वो पर डे प्रैक्टिस से होगा। तो एक साथी ने बोला सी सेट की कोई बुक, तो मृणाल सर की बुक है वो आप ले लीजिए, उसमें से सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस करने सी सेट के लिए सिर्फ एक और एक ही फंडा है, वो क्या है? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम नहीं ज्यादा लगाइएगा। अगर आपको पता है कि मुझे क्वेश्चन करने हैं तो 30 क्वेश्चन लेके बैठिए, 30 मिनट में करिए। आपको ये चीज करनी है। 120 मिनट 80 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 120 मिनट 80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमें कितना मिला क्वेश्चन? ठीक है, हमें दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है? 1.5 मिनट के आसपास मिल रहा है। तो हमें उसको 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना है। तो हम घर में जब बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 1 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो अनुज जी ने फिर से वही क्वेश्चन पूछा है जो मैंने अभी आपको उत्तर दिया था, फिर से वो वही प्रश्न पूछ रहा है अनुज जी कि जो मैं हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं आर्टिकल्स, तो उसको कितना, बिल्कुल आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसकी समरी आपको बनानी पड़ेगी, और उसकी पॉइंट्स रखिए और अपनी भाषा में लिखने की आदत बनाइए। अगर आप अभी तक भी ये बैठे ना कि कोई सा ऐसे आप याद कर लेंगे, याद नहीं होंगे आपको ऐसे। और ऐसे में यूनिकनेस दी जाती है, हमें हमें पता है कि आप लोग क्या याद कर सकते हैं, उसको तोड़कर हम ऐसे देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। मेरा एक्सपर्टाइज हमेशा से इवेल्युएशन का रहा है। मैं अलग अलग बोर्ड में रहा हूं, तो मैंने हर जगह मूल्यांकन को देखा है। हम उन क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर देते हैं जो आसानी से हो सकते हैं आपसे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और जिनके पास जो बुक्स है आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मृणाल सर का जो है वो अच्छा है, मधुकर कोटवे सर की भी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उनको आप विचारों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है उनको करने में। ठीक है, फिर हर एक विकल्प का मूल्यांकन करेंगे, कौन सा विकल्प इसमें समाहित है, कौन सा विकल्प नहीं है, इसकी जांच करना हमें हर क्वेश्चन में जरूरी है। और सीधी रेखा नहीं होगी, हमें ये नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, एक डायरेक्ट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब एक साथी ने पूछा कि हम सी सेट में कितने कर सकते हैं। तो सी सेट में जी आप सब कर सकते हैं। एक साथी और पूछ रहे क्या सी सेट का मैं पूरा कोर्स लूंगा? नहीं, मैं एक्सपर्ट हूं, और मैं एक्सपर्ट हूं किसका? मैं एक्सपर्ट हूं इन क्वेश्चंस का। तो मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दूसरे टीचर से ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, प्लस कोर्स में भी अवेलेबल है। तो जो आपका डाटा एनालिसिस है और जो आपका रीजनिंग है, वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दूसरे टीचर्स लेंगे, क्योंकि मैं वो नहीं लेता। मैं सिर्फ क्या लूंगा, मैं आपका ले रहा हूं सी सेट का ये पोर्शन जो कि लगभग आपका 25 से 35 क्वेश्चन का पोर्शन रहता है। ये क्वेश्चन मैं लूंगा जिसमें आपको तार्किकता का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और मेरा जो पूरा का पूरा पढ़ाना रहेगा वो हिंदी में रहेगा। मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। ये चैनल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है। और लेकिन इसके लिए मुझे आप सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक वादा चाहिए कि अपने आप से वादा करें, सीरियस होंगे, रेगुलरिटी रखेंगे, निरंतरता रखेंगे, और प्रतिदिन काम करेंगे अपने ऊपर। अपने ऊपर काम करना सबसे जरूरी है। अब मीरा खुश है, इसका निष्कर्ष ये नहीं हो सकता कि मीरा उदास नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक बड़ी ना ब्लंडर करते हैं बच्चे इसको, मीरा खुश और ये हम क्वेश्चन में दे देते हैं मीरा उदास नहीं है, ये निष्कर्ष है? नहीं जी, ये कथन ही है। मीरा खुश है का एक नकारात्मक कथन है। ये क्या है? ये एक सकारात्मक कथन है, और ये उसी का नकारात्मक कथन है। ठीक है ना, ये एक सकारात्मक कथन है और ये उसी का क्या हो गया? नकारात्मक कथन हो गया। ठीक, तो जो सी सेट का सेशन रहेगा 4 दिन का रहेगा सी सेट का सेशन, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे कैसे इसको करते हैं आगे। ठीक है, और क्लास डेली 3:30 बजे रहेगी। डेली 3:30 बजे के आसपास मैं आपके साथ में रूबरू हूँ, 4:30 तक रहेंगे। तो इस तरह की जो फैलेसीज होती हैं, मैं एक दिन कभी फिर बात करूंगा कि फैलेसीज क्या होती हैं। यानी फैलेसीज का मतलब होता है झूठे कथन। अब झूठे कथन होते हैं वो, लेकिन वो लगते सच्चे हैं, इसीलिए हम उन्हें फैलेसी कहते हैं। जो हमें बेवकूफ बनाते हैं ना लोग, वो इसी तरह के कथनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, मीरा खुश है, हमने क्या कहा? मीरा उदास नहीं है। एक ही कथन हुआ, दोनों दोनों अलग अलग नहीं हुए। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं हुए, एक ही कथन हुए हैं।
तो ये हमें देखने को मिलता है। और जो अधिकतर विकल्प है उसको नहीं चुनना होता है, यानी 3 विकल्प, अगर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं तो उसमें से एक विकल्प नहीं चुनना होगा। मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दिक्कत होगी, उसमें हमें ये चीज करनी होगी। और फिर एक और चीज बड़ी समस्या होती है कि क्या पैसेज के दायरे में आया कि नहीं आया, ये भी हम कई बार देते हैं। इसे हम रेड हेरिंग कहते हैं इस क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन में ना आपको हर जगह मिलेगा, हम क्वेश्चन में रेड हेरिंग यूज करते हैं, यानी एक ऐसा कथन जो आपको लालायित करेगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। तो इस ये जो एक हम करते हैं ना, हम क्या करेंगे, कथन दे देंगे जो कथन सही होगा। आप देखेंगे कि वो अनुमान भी सही है, वो निष्कर्ष भी सही है, लेकिन वो पैसेज के दायरे में नहीं आता होगा। और आपको कहां वो हिट करेगा, आपको वो हिट करेगा आपकी पूर्व धारणा से। जो आपके पास अपने पूर्वाग्रह बने हुए हैं ना, जो पहले से सोच बनी हुई है, उसको वो हिट करेगा और पैसेज से मिलता जुलता रहेगा। तो इनको पहचानने की बड़ी जरूरत रहती है कि अगर ये प्रश्न हमने नहीं पहचाने तो समस्या क्या रहेगी। समस्या रहेगी कि हम इन्हीं को आंसर दे देंगे, और फिर जब इनको आंसर दे देंगे तो फिर दिक्कत होगी कि जी गलत आंसर लगा है। ठीक है। और हमेशा जो निष्कर्ष होता है वो श्रोता के माध्यम से होता है। निष्कर्ष हमेशा श्रोता के माध्यम से होता है, जो सुनने वाला होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसके अनुसार, ठीक है, निष्कर्ष अवेलेबल रहता है। तो एक साथी ने पूछा कि जी कितना समय देना है हमने पर डे सी सेट पे। तो आप मानकर चलिए कि पर डे आपने 2 घंटे देने हैं सी सेट के ऊपर, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देने, जिसमें आपने 1 घंटे, अगर जिसका सी सेट बहुत कमजोर है वो इसको बढ़ाकर 3 घंटे कर सकता है, अगर किसी को बहुत दिक्कत है। हाँ, जिन्होंने 2022 का एग्जाम देना है, 21 का एग्जाम नहीं देना, वो आराम से सी सेट को दे दीजिए। आप डेली 2 घंटे 3 घंटे दे दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको 2021 का देना है उनको ये देखना पड़ेगा सी सेट के ऊपर उनको दिक्कत है तो टाइम ज्यादा कर ले, 3 घंटे 4 घंटे कर ले, नहीं तो 2 घंटे एनफ होते हैं। मैंने जो आपको बताया उसके आधार पर, क्या चीज बताई मैंने आपको, मैंने जो आपको एनालिसिस बताया था उसके आधार पर आप देखेंगे कि आपने क्या करना है। आपने जो जितनी भी हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसको 3 जगह बांट लेना है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो ये हमारे पास है पैसेज के क्वेश्चन। तो पैसेज के क्वेश्चन डेली 1 घंटा करने, क्योंकि ये सबसे टफ होते हैं। 3 दिन आपने करने हैं मैथ्स वाले डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन, आंकड़ों वाले प्रबंधन वाले क्वेश्चन, और 3 दिन आपने रीजनिंग करनी है। तो आपके पास डेली का 2 घंटे का टाइम होगा। और फिर संडे को आप ब्रेक ले सकते हैं, संडे को बैठकर आप पूरा 3 घंटे का पेपर एक उठाकर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और आखिरी के 15 दिन तो आपने सेट बनाना है, आखिरी के 15 दिन कुछ नहीं करना। सेट अवेलेबल है अनअकैडमी पे भी, बाकी जगह भी, तो उसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट जो है मंथ से शुरू हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा निष्कर्ष रहा। तो ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस को आप देखिएगा जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी थी, और इसी हिसाब से हमें लेके चलना है कि परिच्छेद के ऊपर हमने अपना आधा समय देना होता है, और संख्यानन पे हमने अपना 3 दिन देना है आधा समय, और मानसिक योग्यता और तार्किक योग्यता पे 3 दिन देना है। ठीक है। और जिसने थोड़ा लेट देना है उनके पास तो टाइम है, वो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। 22 देना है, जिन्होंने 23 देना है, 24 देना है। एक साथी कह रहे हैं 25 में देंगे तो और बढ़िया है। तो टाइमिंग ये 3:30 रहेगी। फिर से मैं आपको बता दूं, पीके सर दिल्ली, आपने जो टाइमिंग है साइंस एंड टेक की, मैं सुबह 9:30 बजे ले रहा हूँ। साइंस एंड टेक सुबह 9:30 बजे, सी सेट शाम को 3:30 बजे, जीएस पेपर 4 और एसए। अभी मैं वीकेंड के ऊपर स्ट्रेटजीज लूंगा और फिर मैं नेक्स्ट मंथ से इसको शुरू कर लूंगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पीके सर आईएएस के हिसाब से नोट्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। ये वाला भी मैं अभी नोट्स उसके ऊपर अवेलेबल करवा रहा हूँ आपको। और फिर जितने भी हमारे पास चीज़ें रहेंगी इसके साथ जुड़े जुड़े रहेंगे। तो कल से हम बात करेंगे, मैं नेक्स्ट वीक फैलेसी के ऊपर बात कर लूंगा। तब तक फैलेसी मैं लूंगा कि हमें कैसे मिथ्या कथन दिए जाते हैं और मिथ्या कथन को हमें आंसर
बताने के लिए दिया जाता है। तो फिर से जिन्होंने अगर सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल का, तो अभी एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ऑप्शनल और रेफरल कोड के साथ 10%, 35% का आपको मिल रहा है, जो कि हमारे पास आप मेरा रेफरल कोड कल से इस्तेमाल कर पाएंगे, आज ही क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप सुनील सर का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेरे इंट्रोड्यूसर रहे। यूपीएससी 4 in 1 ऑफर ये अभी चल रहा है, आइकॉनिक और प्लस कोर्स लें। और मैं बोलता नहीं हूँ और रहा हूँ, और इसके बाद हमने सब्सक्राइब भी कर लेना है और इसके ऊपर बात भी कर लेनी है। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लें, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ लें कुछ। तो क्लास जो है वो सुबह 9:30 बजे साइंस एंड टेक की, और शाम को 3:30 बजे सी सेट की रहेगी। सुबह 9:30 बजे साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और शाम को सी सेट, निर्णय तथा समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी, जब कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो क्लास लेनी है आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो यहाँ पर आज टेक्नोलॉजी डेवलप डिस्कस हो रही है, कल उसी से आगे टेक्नोलॉजी आएगी तो ये सब काम आएगा। अंजलि जी बिल्कुल 28 साल में कर सकते हैं, 32 ईयर्स तक आप दे सकते हैं एग्जाम, तो आपके पास 28वें साल में करिए, 29वें साल में एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अम, मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा मोहम्मद यूसुफ की, मैथ्स कौन ले रहा है। ठीक है, तो सतीश जी मैंने इसका एक 100 डेज का प्रोग्राम बनाया है, 100 दिन का रहेगा, और 25 दिन फिर इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन है। तो 100 डेज के प्रोग्राम को लेकर मैं चल रहा हूँ। शीतल जी, मैं ऐसे का जब सेशन शुरू करूंगा तो उसमें मैं आप सब लोगों से ऐसे भी लूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे बोलूंगा कि आप ऐसे अपने पोस्ट कीजिए। उसमें से जो एक केस स्टडी के तौर पे मैं एक ऐसे लूंगा बिना नाम के, और आपको बताऊंगा कि बच्चों ने कहाँ कहाँ गलती कर रखी है, और उस गलती को आप सुधारेंगे, और बाकी फिर मैं आपके ऐसे चेक करके आपको वापस दूँ। तो 28 ईयर में इससे क्या समस्या है? उम्र कभी भी शिक्षा के लिए बाधा नहीं होती, ध्यान रखिएगा, उम्र कभी शिक्षा के लिए बाधा नहीं। तो अपनी उम्र के हिसाब से आप तैयारी के लिए आपको थोड़ी सी तेजी रखनी पड़ेगी बस। चलिए साथियों, फिर मैं अब विदा लेता हूँ आप लोगों से। प्रश्न आप लोग कुछ नहीं, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। तो मैं हमेशा सबको, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनका थैंक करता हूँ, क्यों? क्योंकि जो आप लोग हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल रोज क्लास होगी एमएस यादव जी, वीकेंड्स पे नहीं होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, इस दौरान कोई और सेशंस होंगे तो उसके वो सेशन उसके हिसाब से होंगे। नहीं आज जी, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंपलसरी अटेम्प्ट मिले, कोई कंपलसरी हिंदी के माध्यम के हिसाब से कंपलसेशन। हाँ, कोविड के हिसाब से कंपनसेशन की बात की जा रही है, वो देखिए वो मानते हैं। बुक की आवश्यकता नहीं है, बुक के बिना भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास स्टूडियो नहीं है कि मैं खड़े होकर पढ़ाऊँ, तो इसीलिए मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, मुझे लिखना बहुत पड़ता है, तो जैसे स्टूडियो तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में खड़े
बिल्कुल एफपी फैज जी, 2 मिनट मैजिक मैं ही पढ़ाता हूँ। 2 मिनट मैजिक के ऊपर हमेशा तैयार रहिएगा। चलिए साथियों, फिर अब मैं विदा लेता हूँ। जितने साथी जुड़े थे आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में सुबह 9:30 बजे और कल शाम को 3:30 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।